दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोडिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आप ऐप डेवलप कराने जा रहे हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि आपके प्रोजेक्ट का कोडिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है। देखो क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन डेवलप करा लेते हो तो आपको जब डेवलपर सोर्स कोड देता है और अगर आपका नया और फ्रेश प्रोजेक्ट है तो मैं बोलूँगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सोर्स कोड लेना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप एक डेडिकेटेड टीम भी हायर करते हो तो भी आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए कि आपका कोडिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपका कोडिंग स्ट्रक्चर जितना इजी होगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा आपके जो नेक्स्ट डेवलपर्स हैं या जो करंट डेवलपर्स हैं वो कोडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी। और अगर आप देखो क्या होता है, एक डेवलपर अगर आपके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी भर काम करेगा, डेवलपर्स चेंज होते रहते हैं। अब ये किसी भी सिनेरियो में हो सकता है। अगर आपने डेडिकेटेड टीम रखी है तो वहां पे भी डेवलपर्स चेंज होते रहते हैं। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया है, आउटसोर्स किया अपने प्रोजेक्ट को, तो वहां पे भी होता है कि भाई एक कंपनी से आप लाइफ टाइम तक प्रोजेक्ट नहीं करा सकते हो। बहुत कम और रेयर केसेस में ऐसा होता है जब आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो उनके साथ, तो वो कंपनी आपके साथ लाइफ टाइम तक आपके प्रोजेक्ट के साथ टिकी रहेगी। वरना बहुत बार ऐसा होता है, 90% ऐसा होता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है अगले 1 साल के अंदर आपको स्विच करना पड़ जाएगा, कंपनी दूसरे थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा, या अगर आपके पास खुद की डेडिकेटेड टीम है तो टीम चेंज होती रहती है, उनको जहां अच्छा ऑफर मिलता है चले जाते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी अगर आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो कोडिंग किया हुआ है, अगर वही ढंग से नहीं किया हुआ है तो फिर ये अगर थर्ड पार्टी ने भी आपको सोर्स कोड दिया तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगी। या फिर आपने खुद की डेडिकेटेड टीम हायर की है तो जो डेवलपर छोड़ के जाएगा ना, जो दूसरा नया डेवलपर आएगा, उसके 1-2 महीने की सैलरी आपकी खाली उसको फ्री में चले जाएगी, वो कोडिंग समझने में अपना टाइम वेस्ट कर देगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताता हूं मैं कि कैसा होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का कोडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना तो नॉलेज आपको होना चाहिए और आपको ये डिस्कस करना चाहिए अपने डेवलपर से कि भाई वो भी आपका अगर प्रोजेक्ट बनाए तो इस कोडिंग स्ट्रक्चर में बनाए, क्योंकि हम तो इसे फॉलो करते हैं, मुझे लगता है सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। देखो सबसे पहले तो कलर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आज हमने अपने एप्लीकेशन का थीम सेलेक्ट किया है ब्लू कलर का। ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में ऐसा आता है, नहीं यार कलर्स ऐसे नहीं रखने हैं, मेरे को कलर्स पूरे चेंज कर देने, पूरे अपने एप्लीकेशन के कलर जहां जहां पे भी है मैं ब्लैक की जगह ब्लू यूज करूंगा या फिर येलो की जगह रेड यूज करूंगा। ऐसा हमारे दिमाग में आ गया। अब अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आप ये चेंजेस आपके दिमाग में आया और आपका अगर आपने बोला डेवलपर को भाई तू चेंज कर करके, तो उसने अगर कलर्स को यानी कि कलर की फाइल एक जगह अलग से मेंटेन नहीं की होगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो पूरे कोडिंग के कलर चेंज करने में उसके 2 से 3 दिन चले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेवलपर को बोलना है कि भाई मेरे एप्लीकेशंस के जो कलर्स फाइल है वो अलग से मेंटेन करो, वो पूरी कांस्टेंट होनी चाहिए। जब मैं बोलूं मेरे हिसाब से अगर पूरे एप्लीकेशन का थीम चेंज करना हो, वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट का कलर हो सकता है, बटन का कलर हो सकता है, लॉगिन साइन अप का कलर हो सकता है, आपके एप्लीकेशन का थीम हो सकता है। जब भी आपको चेंज करना हो, एक जगह चेंज किया वो पूरे हर जगह चेंज हो गया, वो कलर्स हो या फॉन्ट्स हो, एक जगह चेंज किया हमने, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कलर्स मतलब आपके कोडिंग के स्ट्रक्चर में कलर की फाइल अलग होनी चाहिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा मेरा जो पॉइंट है कोडिंग स्ट्रक्चर में, मतलब कोडिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये है यूआई एंड लॉजिक पार्ट को लेके। अब क्या होता है, कई बार यूआई और लॉजिक पार्ट को वो लोग मिक्स कर देते हैं एकदम। जहां पे लिखा हुआ है यूआई उसके नीचे सीधा फंक्शन अगर लिख देंगे, मतलब वो मिक्स नहीं होना चाहिए। लॉजिक पार्ट आपका अलग होना चाहिए, मतलब जो जैसे ट्रिगर, जैसे मान के चलो लॉगिन का आपने एक पेज बनाया, तो लॉगिन पे क्लिक होने के बाद जो पेज राउट हो रही है या फिर वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कि भाई ये यूजर वैलिड है कि नहीं, वो लॉजिक पार्ट अलग होना चाहिए यूआई से। ठीक है, जैसे फ्लटर में होता है, जैसे हम ब्लॉक वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यूआई और जो आपका लॉजिक पार्ट है इसको थोड़ा अलग अलग ही रखो, मिक्स मैच मत करो। तो अगर आपको आगे चल के यूआई चेंज भी करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, तो उससे आपके लॉजिक पार्ट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मेरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आफ्टर एवरी फंक्शन, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो क्या है कि मान के चलो आपके एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन का फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन को ढूंढने में ही आपके डेवलपर को, जो नया आपने डेवलपर हायर किया है, किसी थर्ड पार्टी बस आप गए प्रोजेक्ट को लेके सोर्स कोड लेके, तो उसको सिर्फ नोटिफिकेशन का फंक्शन ढूंढने में ही बहुत ज्यादा समय लग गया। अब वो नोटिफिकेशन फंक्शन कहां कहां यूज हुआ है ये भी उसको ढूंढने में टाइम लग गया। तो ये टाइम बचाने के लिए जब भी आप अपने डेवलपर को बोलो कि जब भी वो कोड लिखे तो जो कोई नया फंक्शन लिख रहा है उसके ऊपर वहां पे कमेंट करके लिख दे एक लाइन कि भाई ये फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, कौन से स्क्रीन पे यूज होगा, कहां कहां यूज होगा। ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख दे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई डेवलपर उसको देखे तो उसको समझ में आ जाए। एकदम सिंपल और क्लीन कोड होना चाहिए। ठीक है।
अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंसीज और प्लगइन। अब देखो क्या होता है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके कोडिंग स्ट्रक्चर में। बहुत बार छोटी छोटी चीजों के लिए जो डेवलपर्स होते हैं वो प्लगइन का यूज कर लेते हैं, डिपेंडेंसीज का यूज कर लेते हैं, यानी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। ठीक है, मतलब जो स्प्लैश स्क्रीन जो होता है, जैसे मान के चलो एप्लीकेशन में जब ओपन करते हैं तो जो 2-3 सेकंड के लिए जो अपने एप्लीकेशन की ब्रांड लोगो जो दिखता है वो 2-3 सेकंड के लिए दिखता है। ठीक है, बहुत डेवलपर्स उसको भी एज अ प्लगइन, मतलब उसके लिए प्लगइन डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड मतलब प्लगइन को इंप्लीमेंट करेंगे और वो दिखा देंगे स्प्लैश स्क्रीन, मतलब वहां पे भी कोडिंग करना वो ज्यादा पसंद नहीं करते। तो कोशिश ये करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, अपने डेवलपर्स को बोलो कि वो डिपेंडेंसी कम यूज करें, प्लगइन को कम यूज करें, क्योंकि जितना कम प्लगइन यूज करेंगे, जितनी कम डिपेंडेंसी यूज करेंगे, उतने आपके एप्लीकेशन की जो एमबी है वो कम होगी। ठीक है, और प्लगइन ज्यादा यूज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी में क्यों भरोसे रहना, आप डेवलपमेंट का पैसा दे रहे हो, उनको बोलो कम से कम प्लगइन यूज करें। प्लगइन यूज करें, ऐसी बात नहीं प्लगइन यूज करें, बट कम से कम यूज करें। ठीक है, और ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने एसक्यूएल क्यूरीज को ढंग से मेंटेन नहीं किया ना, तो आपने बहुत अच्छा पैसा लगा दिया अपने प्रोजेक्ट में, दूसरा हैकर आया, आपका सारा डेटा लेके उड़ गया, आपको पता भी नहीं चला। तो आपके डेवलपमेंट के जो बैकएंड टीम है उनको आप बोलिए कि जो एसक्यूएल क्यूरीज लिखते हैं उनको इतना प्रॉपर लिखें कि कोई हैकर अगर एसक्यूएल इंजेक्ट भी करना चाहे तो नहीं कर पाए, ताकि आपका डेटा जो है वो सेफ रहे। ठीक है, तो एसक्यूएल क्यूरीज वगैरह के लिए आप अपने जो आपकी डेवलपमेंट कंपनी, आपके जो आपने डेवलपर है उनसे डिस्कस करिए क्यूरीज को कैसे लिखना है, कहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्ट कर सकता है। वैसी वल्नरेबिलिटीज को जो है ना रखे, वल्नरेबिलिटीज छोड़े ना, एकदम क्लीन रखें अपने कोड को। एसक्यूएल क्यूरीज भी ऐसे मेंटेन करें कि हैकर उसको जल्दी हैक ना कर पाए। अब बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये है रीयूजेबल विजेट और फंक्शन होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो कि मैंने लॉगिन के ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड बनाया है जहां पे यूजर नेम या पासवर्ड अपना डालने के लिए हमने टेक्स्ट फील्ड बना दिया। ठीक है, अब वो टेक्स्ट फील्ड का यूज जो है साइन अप में भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लॉगिन के लिए अलग से बनाया, साइन अप के लिए अलग से बनाया। बहुत डेवलपर्स ऐसा करते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, तो गधा मजदूरी नहीं करनी है। ऐसा बनाना है कि अगर कोई वो विजेट हो या कोई ऐसी चीज जो बार बार यूज हो रही है, कोई ऐसा बटन जो बार बार यूज हो रहा है हर स्क्रीन में, तो वो एक ही जगह होना चाहिए और वो हर जगह यूज होना चाहिए। ऐसा कभी भी होना चाहिए। ठीक है, तो रीयूजेबल फंक्शंस एंड विजेट्स बनाने चाहिए, या आप अपनी डेवलपमेंट टीम को बता सकते हो। ठीक है, अपनी अगर किसी से बनवा रहे हो, थर्ड पार्टी आउटसोर्स कर रहे हो, तो उनको भी बताओ कि भाई इस तरीके से कोडिंग का स्ट्रक्चर रखें, ताकि आगे चलकर अगर आपने सोर्स कोडिंग से लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।